कई बार हम लोग अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को पैसे ट्रांसफर कर देते हैं बिना ये सोचे कि इस पैसे पे टैक्स भी लग सकता है। यही नहीं, गिफ्ट टैक्स कैश के अलावा कोई भी एसेट ट्रांसफर करने पे लग जाता है। इसलिए गिफ्ट टैक्स के बारे में जानना सबके लिए जरूरी है। तो गिफ्ट टैक्स कब लगता है, किन केसेस में एग्जेम्पशन मिल जाती है और गिफ्ट टैक्स लगता है तो कितना लगता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए। देखिए, सबसे पहले तो जब गिफ्ट टैक्स की बात आती है तो पहले हमें इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से गिफ्ट आखिर होता क्या है उसकी डेफिनेशन समझनी होगी। तो यहां पे गिफ्ट की डेफिनेशन काफी सिंपल है। ऐसा कोई भी एसेट जिसके लिए हमने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया है, यानी कि कोई पैसे नहीं दिए हैं, उसे हम गिफ्ट मानते हैं इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से। अब ये दो तीन टाइप के गिफ्ट हो सकते हैं। पहला हो गया हमारा मॉनिटरी गिफ्ट, यानी कि अगर आपने किसी से डायरेक्टली कैश रिसीव किया है, कोई चेक रिसीव किया है या फिर कोई ड्राफ्ट रिसीव किया है, उसे हम कहते हैं मॉनिटरी गिफ्ट। सेकंड हो गया हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट्स। अब इसके अंदर देखिए, अगर आपने किसी से टीवी ले लिया, फ्रिज ले लिया, कोई गैजेट ले लिया, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट के अंदर नहीं काउंट होता है। यहां पे खाली जो कैपिटल एसेट है वही काउंट होता है, जैसे कि शेयर्स, कोई सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, कोई आर्ट वर्क, गोल्ड, ये सब काउंट होता है। फिर तीसरा आता है हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ही सिंपल है, लैंड या फिर बिल्डिंग या फिर बोथ, ये काउंट होते हैं। फिर ये जो हमने मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करी, इसके लिए हो सकता है आपने कुछ पैसे दे दिए हों लेकिन 100% जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी वो ना दी हो। तो अगर आपने मान लीजिए 50% ही उसकी वैल्यू दी है किसी को, तो जो बाकी का 50% होगा जिसके लिए आपने पूरी फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं करी है, वो आपका गिफ्ट कंसिडर किया जाएगा। तो इन डेफिनेशंस के हिसाब से अगर हम किसी से भी कोई गिफ्ट लेते हैं तो उस पे टैक्स लग सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स इस पे हमारे पास कुछ एग्जेम्पशन भी हैं। तो इसमें सबसे पहली एग्जेम्पशन तो यही है कि आप गिफ्ट्स ले सकते हैं लोगों से। ये जो हमने डेफिनेशन की बात करी, ये वाले गिफ्ट्स भी ले सकते हैं। एक साल के अंदर 50,000 रुपए तक के आप ये गिफ्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर टोटल वैल्यू आपने जितने भी गिफ्ट रिसीव करे मल्टीपल लोगों से, वो टोटल वैल्यू एक साल में अगर 50,000 रुपए से ज्यादा की हो जाती है, तो जितनी भी टोटल वैल्यू है उस पूरे पे आपका टैक्स लग जाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिए आपने अपने एक फ्रेंड से 40,000 रुपए लिए, तो उस पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने कोई एक और फ्रेंड से 30,000 रुपए और ले लिए, अब आपके जो टोटल गिफ्ट्स हैं वो 70,000 रुपए के हो गए एक साल के अंदर, तो पूरे 70,000 रुपए पे टैक्स लग जाएगा। और ये टैक्स कैसे लगता है? जितने भी आपने ये गिफ्ट्स रिसीव करे वो आपके सीधे इनकम के अंदर ऐड हो जाते हैं, तो आपका जो भी इनकम टैक्स स्लैब बनता है उसके हिसाब से आपका टैक्स लग जाता है। जब आप अपना ITR भरते हैं, उसके अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एक सेक्शन होता है, उसके अंदर आपकी ये सीधा इनकम ऐड हो जाती है। तो जब भी आप किसी से कोई भी गिफ्ट ले रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम फ्रेंड्स, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको फिर एज अ गिफ्ट उसको डिक्लेयर करना होगा अपने ITR के अंदर। इनफैक्ट आपका CA आपसे पूछेगा भी कि आपने ये जो भी पैसा रिसीव किया है ये किस फॉर्म में रिसीव किया है। अगर आपने उसको लोन की फॉर्म में रिसीव किया है, अगर आपको वो पैसा वापस करना है, तब आप उसे एज लोन दिखाएंगे। लेकिन अगर वो पैसा आपको वापस नहीं करना है, वो किसी ना किसी फॉर्म में आपको गिफ्ट की तरह ही मिला है, तो उस पर डेफिनेटली गिफ्ट टैक्स लगेगा। तो ये तो हमने मेनली फ्रेंड्स की बात करी। जब भी हम फ्रेंड्स से रिसीव करते हैं कुछ भी पैसा या कोई भी गिफ्ट, तो उस केस में हमारा टैक्स डेफिनेटली लग जाता है। लेकिन अगर हमारे रिलेटिव से कोई हमें गिफ्ट रिसीव हुआ है, वहां पे हमें बहुत सारी एग्जेम्पशंस मिल जाती हैं। इनफैक्ट हमारी बहुत बड़ी रिलेटिव्स की चेन है जिसके अंदर हमें 100% एग्जेम्पशन मिलती है। तो ये हमारे आखिर कौन से रिलेटिव्स हैं जिनसे हम 100% गिफ्ट्स रिसीव कर सकते हैं बिना किसी भी टैक्स के? तो यहां पे हमारे रिलेटिव्स के अंदर आ जाते हैं सबसे पहले हमारे हस्बैंड या फिर वाइफ, यानी कि स्पाउस। उसके बाद ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि हमारे खुद के ब्रदर या सिस्टर से अगर हम कोई गिफ्ट रिसीव करते हैं उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। फिर इसके साथ साथ हमारे जो स्पाउस हैं, हस्बैंड या वाइफ, उनके ब्रदर और सिस्टर भी इंक्लूड हो जाते हैं। फिर इसके अलावा ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, उनके जो ब्रदर और सिस्टर हैं दोनों के ही, वो भी इंक्लूड हो जाते हैं एग्जेम्पशन की लिस्ट में। फिर इसके अलावा हमारे जितने भी लीनियल असेंडेंट्स हैं या फिर डिसेंडेंट्स हैं, यानी कि हमारे फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, सिमिलरली ग्रेट ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर, ये सब इंक्लूड हो जाते हैं। फिर इसके साथ साथ डिसेंडेंट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, सन और डॉटर, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, या फिर ग्रैंड ग्रैंड सन और ग्रैंड ग्रैंड डॉटर। हालांकि इतना पता नहीं कितने लोग जी पाएंगे, बट फिर भी जितने भी हमारे असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स हैं उनसे हम कोई भी गिफ्ट रिसीव करते हैं
उस पे हमारा कोई टैक्स नहीं लगता है। और इसके साथ साथ हमारे जो स्पाउस हैं, हस्बैंड या वाइफ हैं, उनके जितने भी लीनियल असेंडेंट्स या डिसेंडेंट्स हैं, उस पे भी कोई टैक्स नहीं लगता है। और इसके अलावा अभी तक हमने जिन भी लोगों की बात करी, जितने भी अभी तक हमने सारे सेक्शन देखे, उनके जो हस्बैंड या वाइफ हैं, उनके जो भी स्पाउसेस हैं, उनसे भी अगर हम कोई गिफ्ट रिसीव करते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगता है। तो आपके पास ये बहुत बड़ी रिलेटिव्स की चेन है जिनसे हम 100% टैक्स फ्री गिफ्ट्स रिसीव कर सकते हैं। फिर सेकंड एग्जेम्पशन हमारी आ जाती है मैरिज का एक ओकेजन, यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल की मैरिज हुई है तो उस मैरिज में वो अनलिमिटेड गिफ्ट्स किसी से भी रिसीव कर सकता है, चाहे वो रिलेटिव्स हों या फिर फ्रेंड्स हों। लेकिन इसके अलावा कोई भी हमारा ओकेजन है, जैसे बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज है या और भी कोई इवेंट है, ओकेजन है, उस पे अगर आप अपने फ्रेंड्स से कोई भी गिफ्ट रिसीव करते हैं तो उस पे डेफिनेटली टैक्स लग जाता है। लेकिन रिलेटिव्स से अगर हम कोई गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं, चाहे कोई भी हमारा ओकेजन हो, उस पे डेफिनेटली कोई टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि वो रिलेटिव्स तो हमारे एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर आते ही हैं। फिर थर्ड एग्जेम्पशन आता है हमारा अंडर अ विल और इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का क्या मतलब हुआ? तो बाई चांस अगर एक आदमी की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके जो बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, उसके जो पेरेंट्स हैं, वो उसके लीगल हेयर हो जाते हैं। तो ऐसे केस में वो जितने भी प्रॉपर्टी या फिर एसेट्स मिल रहे हैं उनको, वो एज अ गिफ्ट मिल रहे हैं अगर, तो उस पे भी कोई टैक्स नहीं लगता है। सिमिलरली विल के हिसाब से भी अगर किसी की डेथ हो जाती है और वो अगर कोई विल लिख के गया है तो उसकी विल के हिसाब से जिन भी लोगों को वो कोई गिफ्ट्स मिल रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, उस पे भी कोई टैक्स नहीं लगता है। अब विल के केस में प्लीज ध्यान दीजिएगा, जैसे इनहेरिटेंस के केस में तो जनरली आपके जो ब्लड रिलेशन वाले ही हैं उन्हीं को आपकी प्रॉपर्टी मिलती है अगर कोई विल नहीं है। लेकिन अगर विल है तो उसके अंदर कोई भी एक इंसान किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है, उसके अंदर ब्लड रिलेशन का कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट यहां पे हमारे पास एक केस भी है, हमने सबने न्यूज़पेपर्स में भी देखा था। रतन टाटा जी की जब डेथ हुई तो उनकी जब विल खोली गई तो उसके अंदर उनके कुक को 1 करोड़ रुपए मिले। उस 1 करोड़ को अगर एज गिफ्ट मान लिया जाए तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो अंडर विल मिले उन्हें। सो ये हो गया हमारा थर्ड केस। फिर यहां पे एक और केस आ जाता है, कुछ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, फंड्स हैं, कुछ ट्रस्ट्स हैं। तो ये जितने भी लिस्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं, इनसे भी अगर आपको कुछ गिफ्ट मिलता है तो उस पे भी गिफ्ट टैक्स नहीं लगता है। तो ये तो सारे अभी तक हमने केसेस देख लिए जहां पे एग्जेम्पशन मिल गई। अब यहां पे एक दो नुएंसेस और आ जाते हैं जिनको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी से कोई प्रॉपर्टी रिसीव करी जिसकी टोटल वैल्यू 46 लाख रुपीस थी और उसके लिए आपने कोई भी पैसा नहीं दिया। तो जितना भी ये टोटल अमाउंट था 46 लाख रुपीस का, जो भी उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी, उसके ऊपर आपका गिफ्ट टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी से एक्वायर करी, यानी कि लेट्स से वो 46 लाख की अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी उस प्रॉपर्टी की, लेकिन उसके लिए आपने खाली 40 लाख रुपए ही दिए, तो जो बैलेंस का हमारा 6 लाख रुपीस बचता है उस पे आपका गिफ्ट टैक्स लग जाएगा। फिर हम मूवेबल प्रॉपर्टी का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अगर आपने किसी से ज्वेलरी, शेयर्स या फिर कोई आर्ट 2 लाख रुपए की रिसीव करी और उसके लिए कुछ भी पैसे नहीं दिए और वो टैक्सेबल आ रही है, यानी कि आपने किसी रिलेटिव से नहीं एक्वायर करे हैं, वो किसी फ्रेंड से या फिर किसी नोन से एक्वायर करे हैं, लेकिन उसके लिए आपने कोई भी पैसा नहीं दिया है, तो उसे भी गिफ्ट कंसिडर कर लिया जाएगा। पूरे के पूरे 2 लाख रुपए का आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन बाई चांस आपने वो जो 2 लाख रुपए के कैपिटल एसेट थे उसके लिए खाली आपने 1 ही लाख रुपए दिए, तो जो बाकी का बैलेंस 1 लाख रुपए है उसको एज अ गिफ्ट कंसिडर कर लिया जाएगा, उस पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब हाँ, ये जो हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ये 50,000 रुपए से जब ज्यादा का होगा तभी आपको टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि 50,000 रुपए से कम का अगर हमारी जो डिफरेंस आ रहा है वो है तो वो तो हमारे एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर ही आ जाता है, तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। सिमिलरली जो हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी बात करी थी, अगर वो हमारा डिफरेंस खाली 50,000 रुपए तक का आता है या फिर साथ में 10% ऑफ द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आता है, तो अगर हमने अपने एग्जांपल में 46 लाख रुपीस की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू की अगर प्रॉपर्टी की बात करी थी तो उसका 10% कितना हुआ? 4.6 लाख हुआ। लेकिन अगर आपने उसे 40 लाख पे ही एक्वायर किया था तो डिफरेंस कितना हुआ? 6 लाख रुपए का हुआ। तो वो 4.6 लाख से क्योंकि ज्यादा है तो आपको पूरे 6 लाख के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। और ये तो बाकी हमने बात कर ही ली है कि एक बार आपकी गिफ्ट की वैल्यू निकल के आ जाती है जो टैक्सेबल बन रही है, वो वाली टैक्सेबल इनकम आपकी सीधे आपके इनकम के अंदर ऐड हो जाती है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स लग जाता है। तो गिफ्ट टैक्स के बारे में तो हमें ऑफ कोर्स पता होना ही चाहिए, और इसके साथ साथ हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी रेगुलरली करते रहना चाहिए। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अभी तक आपने अपना कोई इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं खोला है, तो एक डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट जरूर खोल लीजिए। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ।
आई एम श्योर काफी लोगों को इससे काफी वैल्यू ऐड मिलेगा। हर किसी को आई एम श्योर गिफ्ट टैक्स के बारे में जानना जरूरी है। चलिए, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन नाउ।